नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तवांग सीमा पर चीनी पीएलए द्वारा घुसपैठ की कोशिश और भारतीय सेना के साथ झड़प के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में हंगामा जारी रखा, जबकि रक्षा मंत्री ने पूरे मामले पर मंगलवार को दोनों ही सदनों में बयान देकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। बावजूद इसके विपक्ष मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए अड़ा रहा। बीते 2 दिन से संसद में लगातार तवांग मामले पर हंगामा मचा हुआ और कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि वो नियमों के मुताबिक हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा में भी विपक्षी दल हंगामा करते रहे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में रोज हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में सदस्यों को तख्तियां नहीं लाने का भी निर्देश दिया। साथ ही आश्वस्त किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चर्चा पर निर्णय लेगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने बैठक की। वे भारत चीन सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे रहे। विपक्ष रक्षा मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है। तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका ने कहा वह अपने सहयोगियों के साथ है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। पैट राइडर ने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग भारत चीन सीमा पर एलएसी पर घटनाक्रमों पर नजर रखता है। पैट राइडर ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि चीन एलएसी के साथ सैन्य बलों को इकट्ठा कर रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का भी निर्माण कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की ओर से एक बयान सामने आया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प का मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यूएन चीफ के प्रवक्ता ने कहा कि हम दोनों देशों से डी एस्केलेशन की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सार्वजनिक मौकों पर इस बात को कहा कि शांति की पहली शर्त शक्ति होती है। भारत जितना शक्तिशाली बनेगा, पूरे इलाके में उतनी ही शांति रहेगी। भारत जहां अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है, इसी के साथ सीमावर्ती इलाकों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया है। बुधवार को लोकसभा में साल 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुदानों के पहले बैच और साल 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्र ने 3.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त नगद व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे रखी थी। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत स्थिति में है। डॉलर के मुकाबले रुपए की मौजूदा स्थिति पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में करेंसी डॉलर के मुकाबले बुरी तरह टूट रही है, जबकि रुपए पर इसका असर कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए विनियोग विधेयक संख्या 5 2022 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2022 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमिलनाडु के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में पेश किया। इस संशोधन से 2 समुदायों को तमिलनाडु में जनजातियों में शामिल किया जाना है। राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा करने के लिए रखा। इस संशोधन के जरिए न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर किया जा रहा है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। बात प्रश्नकाल की अगर करें तो दोनों सदनों में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि देश में बढ़ते स्टार्टअप कल्चर का ही नतीजा है कि आज भारत में 107 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए पीएम मोदी ने 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। बीएसएनएल स्वदेशी तकनीक पर आधारित 5G स्पेक्ट्रम भी जल्दी लाएगा। संसद के मौजूदा सत्र में हुई बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। संसदीय दल के सदस्यों ने गुजरात की जीत के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात की प्रचंड जीत राज्य के कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों की मेहनत का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को गुजरात की शानदार विजय का श्रेय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की भी तारीफ की। बेंगलुरु में चल रही G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कराधान प्रणाली पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के मुख्य सत्र के अलावा अधिकारियों ने बहुपक्षीय विकास, बैंकों में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण की आवश्यकता पर चर्चा की। बैठक में कुल लगभग 184 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें G20 के साथ साथ 13 आमंत्रित सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में विश्व को प्रभावित करने वाले महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आगे की प्राथमिकताओं पर भी सहमति हुई। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के लाभ पर कर को लेकर विचार विमर्श हुआ। अजय सेठ ने बताया कि बैठक में कोरोना महामारी पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के 21वीं सदी के अनुरूप काम करने की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वैश्विक और ऊर्जा संकट, जलवायु, वित्त और क्रिप्टो विनियमन जैसे कुछ समाधान पेश कर सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में हो रही है। बैठक में 9 अतिथि देशों के प्रतिनिधि और 14 स्थायी आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। ये सभी के लिए एक बेहतर और स्थिर भविष्य का खाका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में निर्धारित किया गया और वर्ष 2030 तक इसे हासिल करने का इरादा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थेरेस सोरेट ने विकास कार्य समूह की सतत विकास लक्ष्य पर DD न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने इस बैठक में 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भाग लेने आए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख लियोआ डोस रोसारियो नोरोन्हा ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य के जरिए उत्तरी और दक्षिणी दुनिया के हिस्सों पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों पर विकास कार्य समूह की बैठक केंद्रित है। विकास कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक में खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं से निपटने में विकासशील देशों को सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख तेत्सुहिरो हारुकी ने बैठक में सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के एजेंडे को आकार देने की बात कही। बैठक में सतत विकास लक्ष्यों के प्रस्तावित उच्च स्तरीय सिद्धांतों, खाद्य, ऊर्जा और वित्तीय बाजारों में मौजूदा व्यवधान और अलग क्षेत्रों में पड़ रहे इसके प्रभावों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक का मुख्य फोकस साझेदारी और समन्वित कार्यों को बढ़ावा देकर मुख्य डिजिटल परिवर्तन, हरित परिवर्तन और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर रहा। G20 की इस बैठक से इतर भारतीय कला और शिल्प से प्रतिनिधियों को रूबरू कराने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें भारतीय हथकरघा से जुड़े कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी रचनात्मकता के प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान किया गया। इस प्रदर्शनी को लेकर प्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ किया। अहमदाबाद स्थित BAPS स्वामीनारायण संस्था के वैश्विक मुख्यालय में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 महीने तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत की। महान आध्यात्मिक गुरु के जीवन संदेशों को बहुत सम्मान और सराहना मिली है और उनके अनुयायियों ने उन्हें आस्था और विश्वास के साथ अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख स्वामी महाराज की विशाल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन मूल्यों को प्रेरणा स्रोत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षरधाम मंदिर भी गए और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनूठे उद्यान का दौरा किया। ल्यूमिनस ग्लो मिरेकल गार्डन ऑफ फेथ इन नेचर एंड नेशन नामक इस उद्यान में रंग बिरंगी रोशनियों और कलाकृतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिकता और मानव की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने वाले प्रमुख स्वामी महाराज के रूप में लाखों लोगों का उन्होंने कल्याण और देखभाल किया और अनगिनत सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पहलों के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद सैकड़ों बच्चों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इन बच्चों का प्रेम देखते बना। प्रधानमंत्री ने इनसे हाथ मिलाया और बच्चों का अभिवादन भी स्वीकार किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद घटिया किस्म के शराब का कारोबार तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में बिहार के छपरा जिले के मशरक और इशुआपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। बिहार विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में आपा खो बैठे। भाजपा ने राज्य में जहरीली शराब से लोगों की मौत का मामला उठाया तो मुख्यमंत्री बेहद गुस्से में आ गए। नीतीश कुमार द्वारा तुम जैसे शब्दों का प्रयोग और चीखने चिल्लाने से विपक्ष भी आर पार के मूड में दिखाई पड़ा। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। नवंबर में महीने में थोक महंगाई दर घटकर 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। नवंबर में होलसेल प्राइस इंडेक्स 5.85% रहा। महंगाई में गिरावट में बड़ा योगदान फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग के आइटम की कीमत में राहत से है। नवंबर 2021 में थोक महंगाई दर 14.87% रही। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई 19 महीने तक 2.5 अंकों में रहने के बाद अक्टूबर में घटकर 8.39% हो गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि नवंबर महीने में थोक महंगाई दर घटकर 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। केंद्र सरकार महंगाई दर को नीचे लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खुदरा महंगाई दर भी नवंबर महीने में 5.88% पर रही। उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में खुदरा महंगाई दर 19.93% तक पहुंच गई थी। एनपीए के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कारण मार्च 2022 तक एनपीए 7.28% रह गया है। महंगाई दर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा को मुख्यालय परिसर के प्रतिष्ठित उत्तरी लॉन में स्थापित किया गया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी न्यू ओरिएंटेशन फॉर द रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म पर यूएनएससी के सत्र का नेतृत्व किया। न्यूयॉर्क में यूएनएससी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर विश्व के ज्यादातर देशों के द्वारा एक साथ आगे आकर सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन बहुपक्षीय मंचों पर दुरुपयोग, अपराधियों को न्यायोचित ठहराने और उन्हें बचाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा में आज मेघालय में 4 विधायक भाजपा में शामिल हुए। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले विधायक एनपीपी और टीएमसी से हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद पूर्वोत्तर भारत में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में आज अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने में शामिल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 12 अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल गठन से पहले विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 5 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को 3 विभाग दिए गए हैं। असम के गुवाहाटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुवाहाटी शहर की पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 14 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हेरोइन सहित बड़ी संख्या में वर्जित दवाएं जब्त की हैं। बिहार के भागलपुर में रसोई गैस सिलेंडर से लदे एक ट्रक में विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गई। रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद गैस सिलेंडर के टुकड़े करीब 100 मीटर तक आसपास बिखर गए। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल यहाँ की आबो हवा में पहले के मुकाबले अब सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवा की दस्तक के बाद अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने खेल राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पेशी के लिए मुख्तार को बांदा की जेल से प्रयागराज लाया गया। 2002 गुजरात दंगों के 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहाई की चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वोटर लिस्ट में लाखों नागरिकों के नाम कटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को एक याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिका में भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सितंबर 2022 को उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें NIOS से DLED को शिक्षा भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया गया था। घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में बुधवार को शुरुआती बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स आज 144.62 अंक बढ़कर 62,677.91 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने 52.30 अंकों की तेजी के साथ 18,660.30 पर कारोबार बंद किया। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं 9 शेयरों में गिरावट रही। हिंडाल्को, JSW स्टील, ONGC, UPL, आयशर मोटर्स, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, SBI, NTPC, इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 34 शेयरों में तेजी रही। NSE के 11 सेक्टोरल इंडेक्स में से 10 में तेजी रही। रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.45% की तेजी देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 1.22% की बढ़त के साथ $76.36 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 1.15% की तेजी के साथ $81.61 प्रति बैरल पर पहुंच गया। सर्राफा बाजार में सोना 432 रुपये महंगा होकर 54,462 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की अगर बात करें तो ये 68,000 के पार पहुंच गई है। विदेशी बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और निवेशकों के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की गिरावट के साथ 82 रुपये 64 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। यूट्यूब ने एक नया फीचर शुरू किया है जो यूजर्स को उनके कमेंट को अपमानजनक पाए जाने पर चेतावनी देगा। एप्पल ने फ्री फॉर्म नामक एक नया व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे रचनात्मक बुद्धिशीलता और सहयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद की ओर से समलैंगिक विवाह के लिए मंजूरी देने के बाद विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार को कई विस्फोट हुए। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि राजधानी के मध्य जिले में कई विस्फोट हुए। कई सरकारी इमारतें और एजेंसियां जहां पर स्थित हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने न्यूजीलैंड की संसद को संबोधित किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता के रूप में 1.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की घोषणा की। न्यूजीलैंड ने नया धूम्रपान विरोधी कानून पारित किया है। यह कानून युवाओं द्वारा तंबाकू उत्पाद खरीदने पर प्रतिबंध लगाता है। वॉशिंगटन में 3 दिवसीय US अफ्रीका लीडर समिट चल रही है। 49 देशों और अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव के बाद जारी हिंसा में दक्षिणपंथी ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थक राजधानी ब्रासीलिया की सड़कों पर उतर आए और वाहनों में आग भी लगा दी। अफ्रीकी देश कांगो की राजधानी किंशासा विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रही है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 50 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने सोशल मीडिया नेटवर्क पर नफरत और अफवाह फैलाने पर चिंता जताई है। नेपाल के कावरे पालन चौक जिले में एक बस दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोसोवो और सर्बिया के बीच तनाव की स्थिति को शांत करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के राजदूतों ने कोसोवो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। पेरू में राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। फीफा विश्व कप में आज देर रात फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। मोरक्को पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। क्रोएशिया को 3-0 से हराकर अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में फ्रांस या मोरक्को से उसका सामना होगा। क्रोएशिया के खिलाफ गोल दागकर मेसी अर्जेंटीना की ओर से विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। मेसी के गोलों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने पुष्टि कर दी है कि वे कतर विश्व कप फाइनल में अपना आखिरी विश्व कप मैच खेलेंगे।
लायनल मेसी ने फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक 25 मैच खेलने के साथ ही साथ जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर लोथा मैथ्यूज के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 6 विकेट खोकर 278 रन बना लिए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। आईसीसी की ताजा वनडे बैटिंग रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि ईशान किशन 117 स्थान की छलांग के साथ 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्सन लाबुशेन ने अपने नंबर 1 की उपलब्धि में एक और इजाफा करते हुए विराट कोहली की ऑल टाइम रेटिंग की बराबरी कर ली है। आईसीसी की ताजा जारी महिला T20 रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल किए हैं। मंधाना 741 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।